हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका फिर से मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए आज हम सर्वनाम के अगले पड़ाव पे हम बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में आपने सर्वनाम क्या है, उसके भेद और सर्वनाम के दो भेद के बारे में विस्तार से पढ़ा था। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को देखने से पहले सर्वनाम के जो और वीडियो अपलोड किए गए हैं, जो प्लेलिस्ट में है, उन्हें आप देखें, उनके बाद इन्हें देखें, तो उससे आपको यह पाठ समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए आज हम बात करते हैं सर्वनाम के तीसरे भेद पर। तीसरा भेद है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, इस पर हम बात करने से पहले हम ये जान लें कि हिंदी में कोई भी ऐसी परिभाषा नहीं है जो कठिन है। हिंदी में कोई ऐसी परिभाषा नहीं है जो कठिन है या नहीं भी है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन एक ट्रिक है, उस शब्द में ही, उस जो है कि रूप में ही कुछ ऐसा ट्रिक होता है जिससे हम उनकी परिभाषा को आराम से बता सकते हैं, उनके अर्थ को हम आराम से समझा सकते हैं। यहाँ देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है, निश्चय शब्द जुड़ा हुआ है। इससे ही स्पष्ट है इस सर्वनाम से किसी निश्चित, मतलब जो पदार्थ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी निश्चयता का बोध हो रहा है, वह वास्तव में है, तभी उस चीज का बोध हो रहा है। देखिए कैसे हम इनकी परिभाषा बनाने का प्रयास करते हैं। वह सर्वनाम जिससे किसी वस्तु के निश्चय का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों। वह सर्वनाम जिससे किसी व्यक्ति के किसी वस्तु के निश्चय का बोध हो, मतलब निश्चित होने का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें आप जोड़ दीजिए, जैसे यह, वह। यह दो रूप है सर्वनाम का जो निश्चयवाचक सर्वनाम में गिना जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में गिना जाता है। क्या है, यह और वह। एक चीज ये जान लेना है कि यह से जो है, यह से निकट का बोध होता है, ठीक है दोस्तों, और वह से दूर स्थित वस्तु का बोध होता है। ये भी डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि निश्चयवाचक सर्वनाम की दो स्थितियां होती है। इससे निकट स्थित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, या दूर स्थित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, उदाहरण समझाने का प्रयास करते हैं। उदाहरणार्थ, यह केला है। दूसरा, वह क्या है। इसमें यह शब्द जुड़ा है, कहने वाला जो वक्ता है वह निकट स्थित वस्तु का बोध इसमें करा रहा है, निकट स्थित वस्तु के बारे में बात कर रहा है,
तो उस हिसाब से यह जो है निकट स्थित वस्तु का बोध करा रहा है, लेकिन निश्चित सर्वनाम का बोध हो रहा है, निश्चय वाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है। उसी तरह वह क्या है, दूर स्थित वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं, इससे दूर स्थित वस्तु की का बोध हो रहा है, इसलिए यह जो है कि दूर स्थित वस्तु का बोध है, लेकिन यह निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध है। तो इस तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। वह सर्वनाम जिससे किसी वस्तु के निश्चय होने का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे यह, वह। ठीक है, उदाहरण के लिए यह क्या है, यह केला है, और वह क्या है। किसी भी तरह आप उदाहरण दे सकते हैं, एक शुद्ध वाक्य लिखेंगे जिसमें यह और वह का उपयोग होगा, तो उस हिसाब से निश्चयवाचक सर्वनाम मेरा हो गया। अब आते हैं दोस्तों, इसके बाद अगले सर्वनाम पे हम बात करते हैं। आपने जब सर्वनाम की परिभाषा पढ़ा होगा पहले वीडियो में, तो उसमें हमने सर्वनाम के जो है कि 6 भेद के बारे में हमने बताया था। 6 भेद हमने बताया था। निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा का ठीक उल्टा अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा हो जाएगा, क्योंकि इसमें अ लगा है और उसके बाद निश्चय है। अ मतलब नहीं होता है, जिससे निश्चित जो है कि वस्तु का बोध नहीं हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, यहां भी नाम में ही लगा है अनिश्चय। अ है, उसके बाद निश्चय है। ठीक है दोस्तों, अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, वह सर्वनाम कोमा जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें और हम जोड़ेंगे कि जैसे क्या क्या था इसमें, आप निश्चयवाचक में यह वह जोड़ा है, और अनिश्चयवाचक में भी होता है कोई, कुछ। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को आप गौर से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। कोई से पुरुष का बोध होगा, ठीक है दोस्तों, और लेकिन कुछ से वस्तु का बोध होगा। तो हमें इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है। हम बस इतना याद रखेंगे कि अनिश्चयवाचक के 2 भेद हैं, या अनिश्चयवाचक के 2 रूप हैं, एक कोई है, दूसरा कुछ है। उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरणार्थ इसको हम कैसे वाक्य में प्रूव करेंगे, कैसे हम सत्यापित करेंगे कि यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। देखिए, कोई आ रहा है, कुछ गिर रहा है। इस तरह 2 उदाहरण ने लिखा।
इस वाक्य में, पहले वाक्य में कोई आ रहा है, एक वाक्य है, लेकिन इसमें कोई शब्द जुड़ा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि यह कोई, एक चीज और रखी, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है। कोई आ रहा है, निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, ठीक है। कुछ निश्चित नहीं है कितनी मात्रा का है, कितनी मात्रा का यहां बोध हो रहा है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। कोई आ रहा है, इससे निश्चित अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। उसी तरह कुछ है, कुछ से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कितना, उसकी मात्रा का बोध नहीं हो रहा है। इस हिसाब से यह कोई और कुछ और निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध है। ठीक है दोस्तों, आप चाहे इन्हें लिख लीजिए या पिन डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट सर्वनाम पे बात करें। पांचवा सर्वनाम था संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसमें हम बात करने वाले हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। सब सर्वनाम में एक बात है, कॉमन है, कि उसमें जो पहला शब्द है उसमें ही उसकी परिभाषा निहित है, उसमें ही उसका अर्थ निहित है। उस अर्थ को जान लेने के बाद हमें परिभाषा बताने में कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए। यहां देखिए, संबंधवाचक में एक शब्द है संबंध। संबंध क्या होगा? एक तरह का लगाव का बोध होगा, एक का संबंध दूसरे से स्थापित किया जाएगा, ठीक है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। तो आइए हम इनकी परिभाषा बनाते हैं। वह सर्वनाम जिससे वाक्य में दूसरे सर्वनाम से संबंध सूचित करे उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जोड़ लीजिए जैसे जो, सो। संबंधवाचक सर्वनाम के दो रूप है। क्या क्या है? जो है और सो है। देखिए, उदाहरणार्थ समझाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण हम समझाते हैं। उदाहरणार्थ, वह कौन है जो रो रहा है? यह एक वाक्य है दोस्तों। दूसरा देखिए, वह जो न करे सो थोड़ा है। इस तरह दो वाक्य हमने लिखा है। देखिए, समझने का प्रयास करते हैं कि जो सो का कैसे उपयोग हो रहा है। पहले वाक्य में देखिए, वक्ता क्या कह रहा है? वह कौन है जो रो रहा है? हमने क्या जाना यहां पे? वह सर्वनाम जिससे वाक्य में दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है। अब जैसे यहां भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है कौन, और यह जो भी सर्वनाम है। कौन तो संबंध स्थापित नहीं कर रहा है, लेकिन ये एक जो है इनका संबंध इनसे स्थापित कर रहा है। ठीक है। पहले वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से हो रहा है। उसी तरह दूसरे वाक्य में देखिए, वह जो न करे
सो थोड़ा है। यहाँ जो और सो आया है वाक्य में, जो एक दूसरे का संबंध स्थापित कर रहा है वाक्य में, इस हिसाब से यह संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट एंड लास्ट सर्वनाम के छठा भेद पे। और छठा भेद क्या था दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिस तरह हमने अन्य सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी, उसी आधार पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का भी परिभाषा पढ़ने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्नवाचक में एक शब्द जुड़ा है प्रश्न। प्रश्न आप जानते हैं क्या होता है? सवाल करना, कुछ पूछना। ठीक है, इतना सा जानने से हमारा परिभाषा हो जाएगा। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। देखिए, वह सर्वनाम जिससे किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कौन क्या, इसके दो ही रूप है, कौन और क्या। आप परिभाषा लिखेंगे तो यहां तक आपको लिखना है, लेकिन हम उदाहरण देके उन्हें समझाएंगे, तभी हमारी परिभाषा पूरी होगी। उदाहरणार्थ, उदाहरण के लिए प्रश्नवाचक में क्या है? किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध हो रहा होगा, उस सर्वनाम को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कौन गा रहा है, यहां पे कौन से प्रश्न का बोध हो रहा है, वक्ता पूछ रहा है, कौन गा रहा है प्रश्न हो रहा है, इसलिए यहां कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसी तरह तुम क्या करते हो। दूसरा वाक्य है, प्रश्न किया जा रहा है तुम क्या करते हो, इसमें ज्यादा झमेला होनी ही नहीं चाहिए। क्या पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है, इसलिए यह क्या जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इस तरह उम्मीद है दोस्तों कि आपको सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के भेद क्या है और सर्वनाम के भेद की परिभाषा क्या है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो को 2-4 बार देखें, आपको आराम से याद हो जाएगा। इतनी ही बात लिख देने से, जो हमने लिखा है ये सारी बातें इतना लिख देने से आपका सर्वनाम क्लियर हो जाता है और फिर आपको जितने मार्क्स मिलने चाहिए उत्तम से उत्तम मार्क्स मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सर्वनाम चैप्टर याद हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट फिर बात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।